नमस्कार ज्ञानवीरों, आप सभी का स्वागत है सतगुरु गुरुकुल क्लासेस में। बैंकिंग लेसन हम पढ़ रहे थे पहले भी, ठीक है ना। पार्ट 1 हम वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। एक बार आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। देन आप इस वीडियो को फिर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उससे आगे का है, ठीक है, जिसमें हम ये यहाँ से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? बैंक दर द्वारा मुद्रा पूर्ति या उनका नियंत्रण, यानी आरबीआई जो है मुद्रा पूर्ति किस तरह करती है और किस तरह नियंत्रण करती है, हम यहाँ पे। और इससे पहले देखिएगा हम बहुत सारा करा चुके हैं, ठीक है, बहुत सारा करा चुके हैं। वाणिज्यिक बैंक, केंद्र बैंक, उनका कार्य क्या है, नहीं है, सब। तो आप एक बार फर्स्ट पार्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, तब फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे सब दिमाग में खिचपिच हो जाएगा, फिर समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैंक दर द्वारा मुद्रा पूर्ति केंद्र बैंक द्वारा, ठीक है। केंद्र बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। नियंत्रण कैसे होता है? तो हमारे पास दो होता है, एक होता है मात्रात्मक उपकरण, एक होता है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण बाद में देखेंगे, पहले मात्रात्मक उपकरण देख लेते हैं। और मात्रात्मक उपकरण में ही बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, जैसे बैंक दर, रेपो दर, विपरीत रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है ना। और SLR होता है, CRR होता है, वैधानिक तरलता अनुपात होता है। ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे, जितना बताया ना ये सब इसी के अंदर आता है। इसमें कम से कम मात्रात्मक में 5 पॉइंट देखने को मिलेगा, 4-5 पॉइंट है। तो अब देख लेते हैं। साख नियंत्रण के वे उपकरण जो अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रापूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि देखिए समग्र मुद्रापूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी देखिए भारत के नक्शा में, ठीक है, यहाँ से ऐसे यदि हम बात करें तो यहाँ जम्मू से लेकर के नीचे केरल तक, और यहाँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा तक पूरी अर्थव्यवस्था का जो है ये मात्रात्मक उपकरण ध्यान केंद्रित करता है, मात्रात्मक के द्वारा, ठीक करता है। मुद्रा स्थिति से निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को कम किया जाता है। मुद्रा की स्थिति से निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को कम किया जाता है। और अवस्थितिक से निपटने के लिए, यह थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ स्फीतिक और अवस्थितिक लिख लीजिए, स्फीतिक अवस्थितिक, ठीक। निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है। देखिए मुद्रा स्फीतिक मतलब क्या होता है? महंगाई होता है। और अवस्थितिक मतलब होता है सस्ता सामान, यानी कोई वस्तु है जो कि मार्केट में बिक तो रही है, नॉर्मली बिक रही है, बट एक समय ऐसा आ जाता है कि लोग ना उस वस्तु का ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। तो एक समय वो ऐसा आ जाता है जिस वस्तु की ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में ना, तो उस वस्तु का प्राइस बढ़ा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं मुद्रा स्फीति। अब अवस्थितिक का मतलब इसका विपरीत होता है कि स्टॉक में सामान बहुत ज़्यादा फुल है, बिक नहीं रहा है, तो इसमें क्या होता है, तो सामान का एक्सपायर होना का डर बना रहता है। इससे दुकानदार को बहुत घाटा हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे अच्छा होता है कि उसको कम प्राइस में सस्ते रेट में करके बेच देना होता है। तो इसी को बोलते हैं अवस्थितिक स्थिति। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है वर्ड में, इसे सही कर लीजिए। अब हम देखने के लिए मिलता है बैंक दर क्या होता है, ठीक है। बैंक दर पे हम चर्चा करते हैं। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के वस्तु को मुद्रा उधार देती है। अक्सर ये वाणिज्यिक बैंक द्वारा तुरंत ऋण आवश्यकता पर लागू होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि बैंक दर से क्या अभिप्राय? वाणिज्यिक बैंक को उधार देती बिना किसी जमानत के, ठीक है, एक विश्वास पर ये बैंक को उधार देती हैं, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट है क्या असर पड़ता है बैंक जब उधार देते हैं। तो बैंक दर में जब वृद्धि होता है तो ब्याज की दर में भी वृद्धि होगा। बैंक दर में वृद्धि है तो ब्याज, जो वाणिज्यिक बैंक अब किसी आम जनता को ब्याज देगी ना, तो उसमें भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अब पूंजी की लागत में भी वृद्धि मिलेगा। साख की मांग, मुद्रा पूर्ति की में कमी। जब बैंक दर महंगा है, ठीक है, किसी ब्याज, कोई बैंक आपको महंगे ब्याज पे पैसे देगा तो ऑब्वियसली आप उस बैंक से ना ब्याज कम ही लीजिएगा या नहीं भी लीजिएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी। तो इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति नियंत्रण होना। अब बैंक दर में कमी, ब्याज की बाजार दर में कमी, ठीक है ना, पूंजी की लागत में कमी, साख की मांग में वृद्धि होती है। अब बैंक दर में कमी है तो उसमें क्या होगा? साख की मांग में वृद्धि होगा। कोई बैंक, आप कहीं जाते हैं, ब्याज वहाँ पे कम मिल रहा है तो वहाँ पे आप वहाँ मुद्रा लीजिएगा, पैसा लीजिएगा, ब्याज लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह तो मुद्रा वृद्धि अवस्थितिक होती है। अब हम बैंक दर पढ़ लिए। बैंक दर के बाद आता है रेपो दर। क्या है? यहाँ पे रेपो दर होगा, रिपो दर नहीं होगा। रेपो दर ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? रेपो दर ऐसे लिखते हैं, रेपो दर लिख लीजिए, रेपो दर।
वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक कौन है? केंद्र बैंक है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, जिसे रेपो दर कहते हैं। ठीक है, वो भी देखो बैंक दर भी क्या था, वो भी वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान कर रहा था, बट बैंक दर जो था ना वो बिना किसी जमानत के ऋण दे रहा था। और ये जो रेपो दर है ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, बट क्या है ये थोड़ा जमानत प्रतिभूतियों की खरीद पर वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अब रेपो दर में वृद्धि जब होती है तो हमें स्थिति दो देखने के लिए मिलता है। एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये वाला है। ठीक है, रेपो दर में वृद्धि तो मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है, पूंजी की लागत में भी वृद्धि, मुद्रास्फीति का नियंत्रण होना, साख नियंत्रण की मांग में कमी, वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ रेपो दर में कमी की लागत में कमी, साख की मांग में वृद्धि, वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की पूर्ति में वृद्धि, अपस्फीति का नियंत्रित होना, ये सब हमें देखने के लिए इस स्थिति में मिलता है। बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया। अब हम देखते हैं विपरीत रेपो दर क्या है। क्या है विपरीत रेपो दर? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि केंद्र बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है विपरीत रेपो दर कहलाती है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक से बड़ा कौन है? आरबीआई है, तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से जमा स्वीकार करती है, तो उसी को क्या कहते हैं? विपरीत रेपो दर कहते हैं। इस स्थिति में एक विपरीत पुनः खरीद समझौता पर दोनों पक्षधारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिस पर ये लिखा होता है कि प्रतिभूति को पुनः निर्धारित कीमत पर तथा दी गई तिथि पर पुनः खरीदारी दिया जाएगा। विपरीत रेपो दर वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज आय सृजित करने की अनुमति देता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें एक पुनः निर्धारित कीमत होती है कि आपको इस कीमत पे और दी हुई तिथि के अनुसार ही विपरीत रेपो दर में आपको पैसा लौटाना होता है। ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम इसमें ये स्थिति भी देख लेते हैं। विपरीत रेपो दर में कमी क्या है? ब्याज की आय सृजन करने के लिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास कम कोष रखना, साख सृजन के लिए आरबीआई के पास अधिक कोष रखना, सीआरआर नकद के रूप में करना, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होना, स्फीति नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, अपस्फीति यानी कि जो सस्ता है उसको नियंत्रण किया जाता है ना। ये सीआरआर टेंशन मत लीजिए, इसका भी परिभाषा आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बैंकिंग का सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ आगे से है। आधा से ज़्यादा फर्स्ट वीडियो में कवर करा दिया गया है, तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। विपरीत रेपो दर में वृद्धि, ब्याज की आय सृजन करने के लिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई की परिसंपत्ति होगा। क्या होगा? परिसंपत्ति, वर्ड गलत है। रेपो दर में कमी, ब्याज की आय सृजित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास कम कोष रखना, साख सृजन के लिए आरबीआई के पास अधिक कोषों को सीआरआर के रूप में प्रयोग करना, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होना, अपस्फीति का नियंत्रण होना सा है। ठीक, तो ये भी कुछ खास नहीं है। बैंक दर, रेपो दर इम्पोर्टेंट है। सीआरआर और एसएलआर, जो कि अब हमारा सीआरआर आने वाला है, देखते हैं 1 मिनट। ठीक है, विपरीत रेपो दर में वृद्धि। अब विपरीत रेपो दर में वृद्धि जो है तो आय सृजित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास अधिक कोष रखना, साख सृजन के लिए आरबीआई के पास कम कोष को सीआरआर कोष के रूप में प्रयोग करना, मुद्रा की पूर्ति में कमी होना, मुद्रास्फीति नियंत्रण कहलाती है। अब हम देखते हैं नकद आरक्षित अनुपात हमारा क्या होता है। ठीक है, इससे अभिप्राय एक बैंक की कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है जो आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। ये आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करने के लिए इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक, कहने का क्या, इसे हम जो बोलते हैं सीआरआर जो है ये समय समय में परिवर्तन होता रहता है। कौन करता है इसमें परिवर्तन? तो आरबीआई करती है। कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, और वाणिज्यिक बैंक जो हैं, इस वाणिज्यिक बैंक अपना न्यूनतम जो उनके पास जितना भी कम से कम पैसा जो भी होता है ना, उसका कुछ पैसा, कुछ भाग जो है, जो सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात केंद्र बैंक निर्धारित कर देगा, उतना उसको पास रखना पड़ता है। कमेंट करके बताइएगा अभी नगद आरक्षित अनुपात क्या चल रहा है। ठीक है, गूगल पे सर्च करिएगा, पता चल जाएगा। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है तो सीआरआर घटा दिया जाता है, यानी बाजार में मुद्रा की पूर्ति अधिक करना है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सीआरआर घटेगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगा, हमें ये देखने के लिए मिलता है। और जब मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है।
ठीक। वैधानिक तरलता अनुपात अब देखते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, ये अलग है। ठीक है, प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। रूप में रखना पड़ता है, रखना होगा में के बाद यहाँ रखना, ठीक है, रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तरल परिसंपत्ति में शामिल हैं जैसे नगद, स्वर्ण तथा भार मुक्त अनुमोदन प्रतिभूति। भार मुक्त अनुमोदन प्रतिभूति उसे कहते हैं जिस पे कभी पहले भी लोन ना लिया गया हो। जैसे कि होता है ना कि आप सोना दे के लोन ले लीजिए, होम मकान दे करके लोन ले लीजिए, तो वो सबसे मुक्त होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं भार अनुमोदन प्रतिभूतियाँ। ठीक है, इसी को कहते हैं जिस पे पहले कभी लोन ना लिया गया। यदि लोन लिया भी गया है तो उसको पूरा समय के अनुसार, समय तिथि रहते ही उसे चुका दिया गया और लोन को। ठीक है, उसी को कहते हैं। अब हम देखते हैं SLR को CRR की भांति RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। CRR को भी क्या है, RBI निर्धारित किया जाता है तथा इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए मुद्रास्फीति के दौरान केंद्र बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा देता है। तदनुसार CRR जमाओं के लिए उपलब्ध कोष शाख सृजन के लिए कम हो जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल है परिभाषा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे। इसके विपरीत भी हमें देखने के लिए मिलता है। विपरीत क्या क्या है देखते हैं। इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए अपस्फीति केंद्र की वैधानिक तरलता अनुपात को कम कर देता है। तदनुसार CRR जमाओं के लिए उपलब्ध कोष शाख सृजन करने के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे वो था इसी तरह ये भी है। अब खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया क्या क्या है देखते हैं। खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय RBI द्वारा सरकार की ओर से प्रतिभूति खुले बाजार में बेचना तथा खरीदना है। खुले बाजार में, ठीक है, खुले बाजार में जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSCS को बेचने से है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में तरलता को सोख लेता है और प्रतिभूति को खरीदने में RBI अर्थव्यवस्था को छोड़ देता है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब RBI वाणिज्यिक बैंक से कुछ खरीदता है, यानी परिसंपत्ति कुछ खरीद रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो RBI भुगतान करेगा ना। ठीक है, और जब वो तो वो सही होता है, नॉर्मल होता है। और जब वो बेचता है ना तो सोख लेता है, बिल्कुल उसी को सोख लेना कहते हैं, मतलब महंगा करके बेचता है। इस तरह हमें स्थिति देखने के लिए मिलती है इसमें। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए, कह रहे थे ना, तो अब गुणात्मक उपकरण है, ये इसका सेकंड पार्ट हमें देखिए। गुणात्मक उपकरण साख नियंत्रण की वे उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था में चयनात्मक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। चयनात्मक क्षेत्र पर। गुणात्मक उपकरण क्या था, जो कि पूरे भारत में ये क्या थी, पूरे में उसका नियंत्रण होगा। बट चयनात्मक में क्या है, कहीं जम्मू कश्मीर हो गया, कहीं यूपी हो गया, बिहार हो गया, मान लिए आंध्र प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या गुजरात साइड हो गया, तो ये ना कुछ कुछ स्थान को चयन कर लेती है। चयनात्मक में कुछ कुछ स्थान को चयन कर लेगी, कुछ राज्य को सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो उसी पर वो ध्यान केंद्रित करेगी, उसी का अर्थव्यवस्था, जैसे बिहार का अर्थव्यवस्था ऐसा है, यूपी का अर्थव्यवस्था ऐसा है, मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था ऐसा है, तो वहाँ पे क्या कमी है, उसी पर वो ध्यान केंद्रित करके उसको आगे ग्रोथ के लिए सोचेगी, कहाँ पे क्या व्यवस्था करना है। ठीक है ना, तो इसको जैसे हमारा गुणात्मक उपकरण, एक मिनट ये क्या चल रहा है यहाँ पे, गुणात्मक उपकरण, सॉरी, वो गुणात्मक उपकरण था, ये चयनात्मक उपकरण है। क्या है, चयनात्मक उपकरण, लिख लीजिए, चयनात्मक उपकरण। ठीक है, यहाँ गुणात्मक उपकरण नहीं आएगा, कट कर दीजिए इसे, कट कर दीजिए, मिसप्रिंट हो गया। अगले बार से ना मुझे ना सब PPT बना कर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। PPT तो मैं खुद ही बनाती हूँ, बट कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है वर्ड में। देखते हैं अब, गुणात्मक उपकरण को साख नियंत्रण वे उपकरण है जो अर्थव्यवस्था में चयनात्मक
सॉरी ज्ञानवीरों, ये गुणात्मक उपकरण सही है हमारा, ठीक है। वो मात्रात्मक उपकरण है तो ये गुणात्मक उपकरण सही है। गुणात्मक के अंतर्गत आता है चयनात्मक उपकरण। मैंने जो आपको पहले समझाई हूँ बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ मत काट पीट मत करिएगा, ठीक है। ध्यान केंद्रित करता है। अब इसमें भी हमें 3 स्थिति देखने के लिए मिलती है। एक स्थिति ये है और एक इसके नीचे है। तो पहले हम सीमांत आवश्यकता को देख लेते हैं। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा किए गए ऋण तथा ऋणियों के लिए प्रदान की गई जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है, ठीक है। अब इसको देखिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण, बैंक ने दिया ऋण किसी ऋणी को के लिए प्रदान की गई जमानत वाली वस्तु की वर्तमान मूल्य के अंतर से। उदाहरण देखिए, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, 80 लाख रुपया चाहिए। क्या चाहिए, 80 लाख रुपया, एक मिनट, ठीक है, 80 लाख रुपये चाहिए। 80 लाख रुपये उसे चाहिए। तो अब वो 80 लाख रुपया बैंक देगी तो क्यों देगी, कुछ उसके पास जमानत रखना पड़ेगा ना। तो वो जो व्यक्ति है ना, अपना 1 करोड़ रखेगा। 1 करोड़ की कोई परिसंपत्ति जो होगी, जैसे सोना हो गया, होम हो गया, तो वो रखेगा, ठीक है। अब इसमें फालतू कितना है, 20 लाख रुपया। क्या है, 20 लाख रुपया। तो ये जो 20 लाख रुपया है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सीमांत आवश्यक बोलेंगे, अंतर जो बचा हमारा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हमारा आता है सेकंड पॉइंट, जो कि यह है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग से अभिप्राय उस विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना है। साख की राशनिंग तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे की क्रियाओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर रोक लगानी होती है, अर्थात साख की पूर्ति में कमी करनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब इसका साख की राशनिंग का मतलब है कि ऋण उधार, मतलब उसका ना एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि मार्केट में इतना ही आपको उधार देना है, बाजार में इतना ही वाणिज्यिक बैंक आपको उधार देगी, क्योंकि आम जनता को तो वाणिज्यिक बैंक को उधार कहाँ से मिलता है, आरबीआई। तो ये सब पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना उधार देना, इतना उधार नहीं देना। नहीं तो इस तरह अर्थव्यवस्था का जो है ना, थोड़ा बहुत चरमरा जाता है, मतलब नुकसान होता है अर्थव्यवस्था का, ठीक। अब आरबीआई विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख कोटा निर्धारित कर देता है और ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकती। जो सीमा निर्धारित किया गया है उससे अधिक ऋण प्रदान नहीं करेगी, ठीक है। चाहे आम जनता का भी हो जाए, आम जनता को वाणिज्य बैंक के बीच हो जाए, और वाणिज्यिक बैंक और केंद्र बैंक के बीच क्यों ना हो, तो जो सीमा निर्धारित किया गया है उसी तिथि में उसी ब्याज दर में दिया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति प्रबंधित होती है तथा मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है। इससे अर्थव्यवस्था सही वैल्यू में बना हुआ रहता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं दूसरी ओर, क्या है, दूसरी ओर साख नियंत्रण की राशनिंग यदि पहले से विद्यमान है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए हटा दी जाती है। जब मुद्रा में वृद्धि करना होता है तो साख की राशनिंग हटा दिया जाता है, इससे अपस्फीति नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। अपस्फीति क्या होता है पहले भी बहुत अच्छा से समझाएं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखिए, फर्स्ट पार्ट की बिना देखे बिना नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। अब आता हमारा नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव क्या है, ये आरबीआई द्वारा अपने दिशा निर्देश के लिए अनुसार काम करने के लिए वाणिज्यिक बैंक को सलाह देते हैं। नैतिक प्रभाव यानी कि आरबीआई क्या है, जैसे कि एक क्लास को चलाने के लिए टीचर के बाद एक क्लास को चलाता कौन है, मॉनिटर कंट्रोल करता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे वह है कि वाणिज्यिक बैंक को कौन कंट्रोल करता है, सरकार तो करती है। तो कौन सी सरकार करती है, आरबीआई भी कंट्रोल करती है। आरबीआई के कंट्रोल के या आरबीआई जो भी सलाह एडवाइस देती है ना, तभी वाणिज्यिक बैंक अपना नियम निर्धारित करते हैं। ये थोड़ी ना कि वाणिज्यिक बैंक अपनी मर्जी से कोई भी नियम बना लेगा, जिसको मन चाहे उसको उधार दे देगा, इतना प्रतिशत उधार दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आरबीआई एक नियम कानून बनाती है जिसे नैतिक प्रभाव कहते हैं, और वो चाहती है कि आरबीआई का जो बनाया गया रूल है उसको फॉलो करे वाणिज्यिक बैंक, यही यहाँ पे बताया गया है। नैतिक प्रभाव को मानने में तथा दबाव डालने में मिश्रण पाया जाता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अपने निर्देश पात्रों का पालन करने के लिए मनाता है। बैंक दर, रेपो दर में अंतर। देखिए अब हमारा आ गया बैंक दर और रेपो दर में अंतर, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, चाहे ये 3 नंबर में आए या 6 नंबर में आए, इसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। और PYQ जब आप करिएगा तो इसको ज़रूर मतलब देख लीजिएगा, PYQ में है ये, ठीक है।
तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपने निर्देशों पात्रों को पालन करने के लिए माना जाता है। बैंक दर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के पत्र पर दिए जाने वाले ऋणों से संबंधित है, जो कि हम पहले भी बताए थे, उसी तरह यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। ठीक है, बिना किसी जमानत के बैंक दर उधार दे देती है वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, बैंक दर प्रतिभूति की पुनः खरीद दर का कोई सुविधा नहीं है, यानी बैंक दर में पुनः खरीद नहीं किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन है। अभी आगे देखेंगे है कि नहीं, बट ये बैंक दर जो है ना एक दीर्घकालीन होता है। ठीक है, बैंक दर मतलब दीर्घकालीन के समय के लिए ऋण दे देती है, पुनः खरीद दर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पुनः खरीद दर नहीं कहा जाता, यानी इसे दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। बैंक दर मात्रा एक सट्टा दर है। क्या है, एक सट्टा दर है। अब हम आगे देखते हैं बैंक दर का संबंध वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपनी नकदी की तुरंत भरपाई करने हेतु उधार से है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आता है रेपो दर। वो क्या था, बैंक दर और रेपो दर। ठीक है, रेपो दर ये इसका बैंक दर और रेपो दर में ही अंतर आता है। तो बस 3 पॉइंट उसका था, 3 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट। ठीक है, तो रेपो दर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के ऋण ना देने से संबंधित है। यानी रेपो दर में क्या है, रेपो दर में आपको ना वाणिज्यिक बैंक उसमें ऋण तभी मिलेगा जब आप उसके पास कुछ जमानत यानी एक सबूत के तौर पे रखेंगे। ये विश्वास के लिए कुछ सामान अपने पास गिरवी रखने के लिए मांगता है, उसी को कहते हैं रेपो दर। ठीक है, रेपो दर प्रतिभूति की पुनः खरीद दर अनुमोदित है। ये पुनः खरीद दर है, इसे दोबारा खरीदा जा सकता है, बट क्या है ना, रेपो दर को पुनः नहीं खरीदा जाता है। वो रेपो दर इससे पहले क्या था, एक मिनट बैंक दर। ठीक है, रेपो दर और बैंक दर। ठीक, तो बैंक दर में नहीं खरीदा जाता तो उसे पुनः खरीद दर नहीं कहेंगे, इसे पुनः खरीद दर कहा जाता है। प्रतिभूतियों के धारक उन्हें भविष्य में किसी भी समय पुनः खरीद सकते हैं, अतः रेपो दर को पुनः खरीद दर भी कहा जाता है। रेपो दर के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण लेने से संबंधित है। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज MCQ चाहिए या 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम कंटेंट इकोनॉमिक्स पे बहुत कम YT पर बहुत कम अवेलेबल है। तो एक ऐसा आपको सतगुरु गुरुकुल चैनल है जहाँ पे आपको ये हिंदी माध्यम का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट करिए आपकी। ठीक है, अब बैंक दर लेसन है, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल गया। यदि आपको MCQ चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए। ठीक है, और अभी तो मैं इकोनॉमिक्स का ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री के लिए अभी टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ। तो क्योंकि हिस्ट्री का वीडियो तो अवेलेबल है, बच्चे को दिक्कत किस में आती है, ये इकोनॉमिक्स में बहुत दिक्कत हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं पहले इकोनॉमिक्स वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यदि समय बचेगा तो फिर मैं हिस्ट्री के बारे में सोचूंगी, पॉलिटिकल के बारे में। नहीं तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, मैं हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, और NCERT बुक तो ऑलमोस्ट पढ़िए, वो इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि उसमें समय कम लगता है, बट क्या है ना, हिस्ट्री के लिए मुझे PPT बनाना पड़ेगा, PPT बनाने में ना थोड़ा समय लगता है। ठीक है, सतगुरु गुरुकुल चैनल है जहाँ पे आपको सभी मतलब इकोनॉमिक्स का हर एक पार्ट आपको अपलोड करने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू। और इस चैनल और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जा कर के विजिट करिए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं।